हेलो नमस्कार। आज है 14 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े झूमर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, और इसका जवाब मिलेगा अपने को थोड़ी देर बाद। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? देखो आईसीसी ने क्या किया है, इनके ऊपर बैन लगा दिया है और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी महिला को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। देखो आईसीसी के अपने कुछ नियम होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप नहीं चलते हो। अगर आप आपका आचरण कैरेक्टर सही नहीं रहता क्रिकेट में तो आपके ऊपर बैन लगा सकते हैं। और ये शख्स जो महिला है इनका नाम है सोहेली अख्तर, जिनका चेहरा आप देख रहे हो। ये है बांग्लादेश की प्लेयर। एक सवाल ये भी आ सकता है कि कौन से देश की प्लेयर को अभी आईसीसी ने बैन लगाया है, और ऐसा बैन झेलने वाली मतलब बैन लगाने वाला पहला महिला क्रिकेटर बनी हुई है। क्या नाम है इनका? सोहेली अख्तर। चलिए आते हैं हम दूसरे सवाल के ऊपर। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? देखो उत्पादकता होती क्या है? प्रोडक्टिविटी होती है, जो हम काम करते हैं है ना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आउटपुट मिले, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा यही उद्देश्य होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, उत्पादकता ज़्यादा हो, है ना, अधिक से अधिक आउटपुट हमको मिले, हम ज़्यादा मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइज करें और आउटपुट हमको अच्छा मिले। तो कोई भी चीज़ हो उसमें हमें हमारी उत्पादकता को इंप्रूव करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए, हमारे काम के प्रति जुनून होना चाहिए, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमारा दिमाग शांत होना चाहिए। दो तीन चीज़ें बहुत जरूरी होती है जीवन में, समझ लो। एक तो कूल माइंड होना चाहिए। कूल माइंड के हिसाब से मतलब ये है शांत दिमाग होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होती है। एक अच्छा सा टारगेट होना चाहिए, टारगेट वेल सेट होना चाहिए हमारा, ठीक है। और हमें कंसिस्टेंसी फॉलो करना चाहिए। देखो दो तीन चीज़ें अगर आप समझते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये मंत्र को समझ लीजिए। कूल माइंड, बिना शांत दिमाग के आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, टारगेट बहुत जरूरी है जीवन में। अगर टारगेट नहीं होगा तो वही चीज होगी कि आप अंधेरे में तीर मार रहे हो। दूसरा कंसिस्टेंसी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जीवन में आप कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन जो खरगोश था और खरगोश और एक क्या था हमारा, जी बिल्कुल, खरगोश के साथ साथ एक हमारा टर्टल था। टर्टल कभी कभी ऐसा होता है कि कछुआ, है ना, नाम याद नहीं आता है, टर्टल था वो, लेकिन हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा था उसका, कछुआ। तो खरगोश और कछुए की कहानी से हम क्या सीखे? देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में खरगोश जैसे होते हैं, वो लोग यही बोलेंगे सर खरगोश भी कुछ अच्छा था, है ना, कुछ होना हो सर, उसकी नींद तो पूरी हो गई थी कम से कम। तो हम बोले सर हमारा भी ऐसा ही सिस्टम है, आगे बढ़े या ना बढ़े भाई नींद पूरी होनी चाहिए। बट खरगोश बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन कछुआ कछुआ के पास क्या था? कंसिस्टेंसी थी। और वर्तमान में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए, आज 6-7 घंटे स्टडी कर ली और फिर उसके बाद जय हिंद जय भारत, 3 दिन तक नहीं पढ़ रहे हो। नहीं भाई, अगर रोज पढ़ रहे हो 4-5 घंटे रोज पढ़ना है, मतलब रोज पढ़ना है। कंसिस्टेंसी, इस कहानी से यही समझ में आता है कि निरंतर लगे रहो, हमारे अंदर उत्पादकता बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हमारे अंदर से ही काम करने की इच्छा जागृत होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा हमको। आउटपुट मिलेगा बट कब मिलेगा? जब कंसिस्टेंसी के साथ हम काम करेंगे। तो ये था 12 फरवरी को मनाया जाने वाला दिवस, जो यही बताता है कि मैक्सिमम कैसे हमारा यूटिलाइज करें जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त हो। कब मनाते हैं? 12 फरवरी को। चलिए देखते हैं आज का तीसरा सवाल। हाल ही में लोकसभा में कितनी भाषाओं में ट्रांसलेशन सेवाओं की घोषणा की गई है? बहुत प्यारा सा सवाल है। देखो आप लोग इस चीज को समझो, हमारे संविधान में भाषाओं के बारे में दो चीज बताई गई है। एक तो पता है आपको कि भाषा के बारे में क्या होता है कि हमारे संविधान की अनुसूची जो है कौन सी वाली? 8वीं अनुसूची 8, जिसका संबंध भाषा से। अकॉर्डिंग टू दैट हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। दूसरी बात, भाषा के संबंध में हमारे संविधान में एक भाग है, भाग 17 भाग जो है आर्टिकल नंबर 343 से लेके तो आर्टिकल नंबर 351 तक जो कुछ भी लिखा हुआ है वो किसके बारे में लिखा हुआ है? भाषा के बारे में लिखा हुआ है। अब यहां पर दो चीज समझेगा। अभी क्या हुआ, जैसे लोकसभा है, देखो लोकसभा की भाषा क्या होगी? तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 120 हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 120 जो है वो लोकसभा की भाषा के बारे में, कि लोकसभा की जो कार्यवाही होगी, लोकसभा की कार्यवाही कौन सी भाषा में होगी उसके बारे में बात करता है। अब वहां पर ऐसा लिखा है कि लोकसभा की कार्यवाही हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को प्रीफर किया गया है। बट समस्या यह है कि अगर कोई ऐसे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट एंड नॉन इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट तो एक दो ही है इंडिया में, बट नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट की संख्या ज्यादा है, तो क्या सर वो जब लोकसभा राज्यसभा में कैसे समझेंगे? मान लो सपोज दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदी में बोल रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन एक सांसद है जो तमिलनाडु या केरल से आया है, उसकी भाषा नहीं है हिंदी, वो नहीं बोलता हिंदी, तो फिर उसके टाइम पर क्या होगा? तो उस टाइम पर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। अभी हमारी लोकसभा का ये उद्देश्य है कि जो हमारी कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है, 22 भाषा में हम क्या करें? ट्रांसलेटर की सुविधा कर दें। तो अभी तक हमारे संविधान में हमारी लोकसभा में 10 भाषाओं में ट्रांसलेटर की सुविधा उपलब्ध थी। आप स्पीकर लगाइए, हेडफोन लगाइए, तो जो कुछ भी बोलेंगे उसको ट्रांसलेट होकर आपको आवाज आएगी। ट्रांसलेटर होते हैं जो उसको ट्रांसलेट करते हैं उस पार्टिकुलर व्यक्ति की आवाज को। बट अभी लोकसभा ने 6 भाषाओं को और इसमें जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से अब लोकसभा में टोटल 16 भाषाओं में ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध है।
एक बार झलक देख लीजिए, ये रहा। हालांकि देखो इसमें अपने लिख दिया है बहुत कुछ, तो आपको कुछ थोड़ा कम पल्ले पड़ रहा होगा क्या क्या लिखा है, लेकिन फिर भी समझो। अभी तक असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध थी। बट अब कितनी भाषाओं को जोड़ा है इसमें? 6। बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू। तो 6 भाषाओं को ट्रांसलेशन की सुविधा हो गई। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाषाओं में ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध थी। अब बन के कितनी हो गई है? 11 हो चुकी है। तो कोई दिक्कत इसमें आपको? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? कुछ रूल्स होते हैं आरबीआई के, अगर कोई बैंक उन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो आरबीआई समय समय पर बैंकों पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे भी हाल ही में आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक और फेडरल बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया है, और ये बैंक आरबीआई के नॉर्म्स होते हैं उनका पालन नहीं कर रहे थे। आरबीआई के नॉर्म्स मतलब जो नियम वगैरह होते हैं उनका पालन ये बैंक नहीं कर रहे थे, इसलिए आरबीआई ने इनके ऊपर बैन लगा दिया है। आज का 5वां सवाल, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े झूमर उत्सव, एक झूमर उत्सव है जो कि अभी सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा झूमर उत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? असम में किया जा रहा है। याद रखिएगा इस बात को। इस प्रकार का एक ग्रुप डांस होता है, और असम में अभी इन्वेस्टर समिट होने वाली है, तो इन्वेस्टर समिट में इसका बहुत बड़े लेवल पर इसको किया जाएगा, और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी भेजा जाएगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूमर उत्सव होने वाला है। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए आज के छठे सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत प्यारी सी बुक है, और द न्यू आइकॉन, सावरकर एंड द फैक्ट। सावरकर जिन्होंने आजादी के समय बहुत ज्यादा संघर्ष झेला, उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, और अरुण शोरी जो लेखक हैं उन्होंने इस किताब को लिखा है। रट्टा मान लीजिएगा। अरुण सावरकर के ऊपर एक मूवी भी है ना, वी.डी. सावरकर, ठीक है, सॉरी अरुण सावरकर नहीं है ना, वी.डी. सावरकर जी के ऊपर एक मूवी है, उस मूवी को आप जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितना संघर्ष किया, काले पानी की सजा भुगती, उसके बावजूद भी इनके ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन सावरकर ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो आप मूवी जरूर देखिएगा। एंड इस बुक का नाम है द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट। अरुण शोरी जो है इसके लेखक है। आज का 7वां सवाल, आईसीसी ने किसे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हालांकि ये इकलौते नहीं है, आईसीसी ने 4 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, लेकिन हमारे इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से एक शख्स है जिसको इस लिस्ट में स्थान मिला है, वो है शिखर धवन। शिखर धवन के अदम्य प्रदर्शन के कारण उन्हें इस चैंपियंस ट्रॉफी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा टीम सऊदी को भी बनाया गया है। टीम सऊदी शेन वाटसन को, और सरफराज, पाकिस्तान के सरफराज अहमद को, और शिखर धवन, ये 4 देश हैं, और इन 4 देशों के लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन कहां होगा? पाकिस्तान में। और वो सारे मैच, क्योंकि इंडिया ने इस चैंपियंस ट्रॉफी को खेलने से मना कर दिया था, क्योंकि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान मेजबान देश है, तो इंडिया ने बोला कि हम पाकिस्तान मैच खेलने नहीं जाएंगे। अभी 2008 के 2 हमारे जो विस्फोट हुए थे, 26/11 के जो विस्फोट हुए थे भारत में, उसके बाद भारत ने कोई सीरीज पाकिस्तान में जाकर नहीं खेली है। अभी तक भारत कहीं भी मैच खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं गया है। अभी भी हमने यही बोला है कि हम पाकिस्तान मैच खेलने नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया अगर नहीं आएगा तो मत आन दो, बिना इंडिया के हम क्रिकेट करवा लेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिना इंडिया के क्रिकेट नहीं होगी, क्योंकि आईसीसी में दबदबा है, रुतबा है इंडिया का। बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर है बीसीसीआई। तो जितना ये जीडीपी है ना पाकिस्तान की, ये बहुत इतरा रहे थे, ये भूल गए थे कि बेटा जितनी तुम्हारी जीडीपी है ना, उससे ज्यादा तो हमारा आईपीएल का बजट होता है, तो ये भूल जाते हैं कभी कभी। तो हमने बोला कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, तो बोले हम मत आओ भले। तो फिर मजबूरी में आके आईसीसी ने बोला कि देखो तुम्हें दुबई में जाकर मैच खेलने पड़ेंगे इंडिया वाले, बात खत्म, अगर नहीं खेलोगे तो हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन लेंगे। मजबूरी में पाकिस्तान को हाँ करनी पड़ी, और चैंपियंस ट्रॉफी के इंडिया वाले जो मैच होंगे, जहां पर इंडिया होगा, इंडिया का मैच होंगे, वो सारे कहां होंगे? दुबई में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 के बीच में आयोजित हो रही है, याद रखिएगा इस बात को। शिखर धवन चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, 701 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है। और लगातार 2 टूर्नामेंट 2013 और 17 में गोल्डन बैट जीता था इन्होंने, मतलब ज्यादा रन बनाने के लिए गोल्डन बैट दिया जाता है, याद कीजिएगा, ठीक है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2017 किसने जीती थी? पाकिस्तान ने जीती थी। तो उसके कैप्टन कौन थे? सरफराज अहमद थे। शेन वाटसन जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं, और टीम सऊदी जो है वो न्यूजीलैंड के हैं। बात पल्ले पड़ गई। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था चैंपियंस ट्रॉफी का। आज का 8वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल एपिलेसी डे मनाते हैं, ठीक है। अब देखो मिर्गी जो है एक प्रकार की, ये मानसिक रोग की कैटेगरी में आता है, मानसिक होता है। इस मानसिक रोग के साथ साथ ये एक शारीरिक रोग भी कंसिडर किया जाता है। तो मिर्गी के प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए, ठीक है, इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 11 फरवरी को मिर्गी दिवस मनाया जाता है, ये बात याद करिएगा, ठीक है। चलिए आज का 9वां सवाल देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना है ना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक स्कीम है। ये स्कीम 13 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य था कि 2027 तक
1 करोड़ घरों तक क्या पहुंचाना है हमको, बिजली पहुंचानी है। कौन सी वाली, सूर्य है ना, सोलर एनर्जी को हमें सपोर्ट करना है। तो इस योजना का 1 साल हो गया है 13 फरवरी के दिन। थोड़ा ओवरव्यू देख लीजिएगा। पीएम सूर्या घर योजना, बिल्ली बिल्ली नहीं है, योजना है। तो इसका 1 साल कंप्लीट हो चुका है। 13 फरवरी 2024 को ये शुरू हुई थी, 1 साल इसका कंप्लीट हो गया है। टारगेट क्या है, 2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर रूफटॉप स्थापित करना है। ठीक है। अब अभी तक 8 लाख से 8.5 लाख प्लस घरों में ये हो चुका है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है और कुछ जो है निजी इन्वेस्टमेंट होता है अपना, और अपने छतों के ऊपर एक रूफ टॉप लगाया जाता है। रूफ टॉप जो छतों के ऊपर ऐसे सोलर प्लेट लगाई जाती है, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाए नॉर्मल बिजली पर। हम ये चाह रहे हैं कि पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा हम सिक्योर करके रखें, ज्यादा कम से कम हानि पहुंचाएं पर्यावरण को, और उस क्षेत्र में ये योजना बहुत कारगर साबित होने वाली है। चलिए आज का 10वां सवाल देखते हैं, जो कि अंतिम सवाल भी है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, जिसको हो शॉर्ट में आईएएस कहा जाता है, इसने ई गवर्नेंस के ऊपर, ई गवर्नेंस क्या होता है कि सरकार की पहुंच लोगों तक कितनी आसान होती है, कितनी आसानी से सरकारी हर चीज को लोग एक्सेस कर पाते हैं। जैसे ई गवर्नेंस मतलब, जैसे आपने ऑनलाइन क्या बना लिया, इनकम सर्टिफिकेट बना लिया, आप ऑनलाइन बिजली का बिल भर रहे हो, सारी सरकार की सुविधाएं जनताओं तक किस प्रकार से ऑनलाइन पहुंच पाती है, दिस इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के ऊपर आईएएस के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी इस बार भारत में की गई है। ई गवर्नेंस के ऊपर यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, जिसका उद्घाटन किया था हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, जो आप यहां पर देख रहे हो। तो रीजनल कॉन्फ्रेंस थी ये ई गवर्नेंस के ऊपर। आईएएस, जिसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, उसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की क्या है, राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है। आईएएस के अध्यक्ष है रायद मोहम्मद बेन शम्स। ठीक है। और ये जो सम्मेलन हुआ था, इसमें 55 प्लस देश के एक्सपर्ट आए हुए थे, मेजबानी भारत ने की थी। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।